नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था। सेकंड पॉइंट वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन डाइवैलेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, जबकि अदर सदस्य में बी डाइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, हेक्सावैलेंट ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यहाँ तक हो गया था। इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पर वो डाइवैलेंट होता है और एक्साइटेड स्टेट पर वो टेट्रावैलेंसी और हेक्सावैलेंसी भी शो कर सकता है। तो जरा इसी टेट्रा और हेक्सा का खेल समझते हैं, ठीक है। केस हम ले रहे हैं सल्फर का, ठीक है। चालू करते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 2p6, ये 10 हो गया। 3s2 10 दो 12, 3p4 16 एंड 3d0। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड डीपर 0 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स 5। क्लियर हो गया। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्राउंड स्टेट पर ये इन्हीं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए 2 कोवैलेंसी शो करेगा। कोवैलेंसी कितनी? 2 कोवैलेंसी शो करेगा तो क्या बनाएगा? H2S बनाएगा। क्या बनाएगा? H2S। 2 कोवैलेंसी शो कर रहा है। थोड़ी सी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने लगेंगे, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये एक्साइटेशन का खेल केमिकल बॉन्डिंग हमें सिखाता है। जरा देखो, अब इसके पास अनपेयर्ड कितने? ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंसी 4। एग्जाम्पल SF4 4 बॉन्ड बनाएगा। SO2 एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन, चौबल बॉन्ड। क्लियर हो? और एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन ये वाला भी एक्साइट हो जाएगा। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है समझते हैं। अब इसके पास ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है और इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कोवैलेंसी 6 शो करेगा। डाइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, हेक्सावैलेंट। एग्जाम्पल की बात करेंगे SF6, SO3। क्लियर? तो कितनी कोवैलेंसी शो कर सकता है ये? डाइवैलेंट, टेट्रावैलेंट एज वेल एज हेक्सावैलेंट। तो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी में भी डाइवैलेंट, टेट्रा एंड हेक्सावैलेंट इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिकल स्टेट, ठीक है। समझते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो सब जानते हो यार, O2 होता है, मतलब ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक गैस मतलब O2। अब ये डाई एटॉमिक क्यों होती? क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में साइड वाइज या जिसे लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं वो हो जाती है। क्लियर है? तो ड्यू टू स्मॉल साइज साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग ओ के बीच में, मतलब पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग ऑकर। कौन सी मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है? पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से O2 के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। ये देखो, ये सिग्मा है और ये क्या है? पाई है। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो O2 है ना, O2 ये एक पैरामैग्नेटिक गैस है। कौन सी गैस है? पैरामैग्नेटिक गैस। क्लियर? आप जानते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस में सब्सटेंस कई टाइप के होते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट में सब पढ़ते हैं आप, अलग अलग टॉपिक्स में भी पढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक गैस, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ हैं? इन एंटी बॉन्डिंग, सितारा का मतलब एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। कैसे हैं जरा इसको देखते हैं। ऑक्सीजन 8, 2 ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 का फार्मूला लगाओ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। क्या होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई 2py। इन्हीं का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz। एमओटी थ्योरी ग्रेटर देन 14 के लिए वाला फार्मूला होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से O2 पैरामैग्नेटिक है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। क्लियर हुआ? तो ये कहानी हो गई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को छोड़कर जो इस परिवार के बाकी सदस्य हैं, कौन कौन सा, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, ऑल ऑफ दीज आर ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है और गैस है, बाकी सब क्या है, ऑक्टा एटॉमिक और सॉलिड है। मतलब सल्फर एसेट के फॉर्म पर, सिलीनियम Ase8, टेलरियम Te8, और ये जो ऑक्टा एटॉमिसिटी है, ये ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्टा एटॉमिसिटी की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करती है। चलो सल्फर वेरी गुड ऑक्टा एटॉमिसिटी शो करेगा, यहाँ पर ऑक्टा एटॉमिसिटी की टेंडेंसी कम, यहाँ पर और भी कम। क्यों? कॉज साइज इंक्रीज करता। बात समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें S8 को समझना है। किसको समझना है? S8 को। धमाल मूवी देखी होगी, उसमें डब्लू की तलाश में रहते हैं सब। किसकी तलाश में? डब्लू। तो S8 वैसे ही रहता है, डब्लू टाइप का। देखो कैसा, पहला सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और ये इससे जुड़ा होता है। एसिड कुछ इस टाइप का होता है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस परिवार के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 लोन पेयर होंगे। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो कुछ इस टाइप का एसिड होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप एसिड का देख रहे हैं, ये कैसा है? ये स्टैगर्ड है। कैसा है? स्टैगर्ड है। तो हम इसे बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब ऐसा जिगजैग, पुकर्ड, इसी को पुकर्ड भी बोलते हैं, पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्टैगर्ड या पुकर्ड स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। कितने सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा है, 0 पाई है, और एक सल्फर के पास 2 लोन पेयर, तो 8 के पास 16 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 16 लोन पेयर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इस एसिड को आल्सो कॉल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसे हम लोग ब्रिमस्टोन भी बोलते हैं, या फिर इसी को, ब्रिमस्टोन का मतलब होता है बर्निंग स्टोन। ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ब्रिमस्टोन या फिर बर्निंग स्टोन बोलते हैं। मैं इसकी कहानी पर नहीं जाऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड का कितना होगा? 0। इसमें सल्फर कोवैलेंसी कितनी शो कर रहा है? चेक करो, कोवैलेंसी कितनी शो कर रहा है? 2। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, मतलब हर सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? sp3। ये एक येलो कलर का सॉलिड है, येलो कलर का सॉलिड है, एज वेल एज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो भी लिखाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड एक येलो कलर का सॉलिड है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। अबव बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, इट एग्जिस्ट एज S8, S6 एंड S2। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर S8, सॉलिड स्टेट में तो S8 है ही, लेकिन अगर ये अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो ये S8, S6, S2 सभी फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा। एंड टेम्परेचर को और बढ़ाओ, एंड अबव 1000 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट एज, 1000 के ऊपर ये H2 के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। और H2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा O2 है। वेरी इंपॉर्टेंट, H2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा O2 है। ये पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। टेलोरियम तक हो गया। पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम जो है हमारा, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है, तो ये मोनो एटॉमिक होगा। मेटल तो सभी मोनो एटॉमिक होते हैं ना, मोनो एटॉमिक होगा। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो ये कहानी हो गई फिजिकल स्टेट की। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट। अब ये छोटे छोटे से पॉइंट है, जल्दी जल्दी देखो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, मतलब SS बॉन्ड, OO, SE TE इन बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इनको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, इसका ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान से सुनो। सबसे छोटा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए।
ये वाला बॉन्ड बड़ा, ये वाला और बड़ा, ये वाला और बड़ा, तो ये बॉन्ड इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी, इसको कम, इसको और कम, इसको और कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी पाई जाए? ओ सिंगल बॉन्ड ओ की। लेकिन ऐसा नहीं होता सबसे ज़्यादा, ये एक्सेप्शनल केस है, देखो एक्सेप्शनल। सबसे ज़्यादा बॉन्ड, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा किस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है? एस सिंगल बॉन्ड एस, देन ओ सिंगल बॉन्ड ओ, देन एस सी, देन टी। अब ऐसा क्यों होता है? तो जरा ध्यान से समझो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिखता मैं 6 होते हैं, एक बॉन्ड बना रहा है 5। ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से, ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दोनों की एक दूसरे के बहुत पास है, और बहुत पास होने की वजह से उनके बीच में रिपल्सन लगता है। रिपल्सन लगता है तो एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती? इंक्रीज कर जाती। किससे? सल्फर से ज़्यादा हो जाती, एस सिंगल बॉन्ड एस से ज़्यादा हो जाती। और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो रीज़न क्या लिखूंगा? ड्यू टू एंटर इलेक्ट्रॉनिक रेपल्शन। रिपल्सन क्यों लगता है? क्योंकि स्मॉल साइज है किसका? ऑक्सीजन का। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं तो याद रखो, ओ ओ और एस एस में होनी किसकी चाहिए? ओ ओ की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती किसकी है? एस एस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, बॉन्ड बढ़ जाता है, तो कम एनर्जी लगेगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इसका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पर यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा मैं आपको क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है या नहीं है? है। उससे टीपो, इसका साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन गलत। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने परिवार में सबसे कम होती है। ये भी एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है? कम। रीज़न? साइज छोटा। फिर से 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स है, साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत, मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्सन फील करेगा। सो इन कमिंग इलेक्ट्रॉन फील रिपल्शन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा? रिपल्सन। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीसेस। रिपल्सन फील कर रहा है यार, चाहत कम हो गई। साइज छोटा, फिर से बताता हूँ, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपल करने लगेगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक। तो ये भी एक्सेप्शनल है। ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है? सल्फर की ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका नेक्स्ट आता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, O2 एंड O3। आप जानते हैं डाइऑक्सीजन ये ओजोन है, जिसमें O2 मोर स्टेबल होता है। O2 क्या होता है? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू O3। O3 तो सनलाइट में डिकम्पोज होता रहता है। ठीक है। सल्फर की बात करें तो सल्फर के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है रोम्बिक। सल्फर रोम्बिक। रोम्बिक का क्या मतलब? वही आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। सेकेंड वन इज अ मोनोक्लिनिक, वही अल्फा बीटा गामा एक्स और ABC का कॉम्बिनेशन, मोनोक्लिनिक। Next one is a sulfur amorphous, amorphous, and the last one is a sulfur plastic. ये 4 कॉमन एलोट्रोप्स हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, अमार्फस एंड प्लास्टिक। इसमें सबसे स्टेबल, क्वेश्चन पूछता है थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर कौन है? तो रोम्बिक सल्फर मोर स्टेबल। रोम्बिक सल्फर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सिलीनियम की बात करें तो सिलीनियम के 2 एलोट्रोप्स हैं, एक कहलाता है रेड फॉर्म। ये जो रेड फॉर्म है ना, ये नॉन मेटेलिक फॉर्म है, ट्रू फॉल्स में कभी कभार रहता है नॉन मेटेलिक। और दूसरा वाला जो है दैट इज अ ग्रे फॉर्म। ग्रे फॉर्म इसका मेटेलिक है, और जो ग्रे फॉर्म है वही वाला फॉर्म मोर स्टेबल है। ग्रे वाला फॉर्म ही क्या है? मोर स्टेबल है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो सेलेनियम के कितने एलोट्रोप्स आए? 2। कौन कौन सा? रेड फॉर्म जो नॉन मेटेलिक है, दूसरा ग्रे फॉर्म जो मेटेलिक है, और वही वाला मोर स्टेबल। आगे बढ़ते हैं। टेलोरियम।
टोलोरियम के दो एलोट्रोप्स हैं। पहले वाले का नाम है अमारफस। अब अमारफस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है, तो सॉलिड स्टेट इसीलिए बना है। सेकेंड वन इज अ क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्लियर हुआ इतना? ठीक। पोलोनियम, ये कई बार पूछा गया, पोलोनियम के दो फॉर्म है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। और पोलोनियम के जो दोनों फॉर्म है, ये दोनों के दोनों फॉर्म मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलोनियम के बारे में। तो पोलोनियम के दो इलेक्ट्रोप्स है, कौन कौन सा, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, और दोनों ही मेटेलिक है, कोई भी नॉन मेटेलिक नहीं है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कैटेनेशन। क्या आता है? कैटेनेशन। अब इसमें कैटेनेशन ओनली ऑक्सीजन एंड सल्फर सोर्स कैटेनेशन, सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर ही कैटेनेशन शो करते, और ऑक्सीजन से ज़्यादा कैटेनेशन सल्फर का होता है, क्योंकि ये जो कैटेनेशन है ये डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। और हम अभी अभी पढ़ कर आए हैं कि कैटेनेशन मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड, सल्फर सल्फर के साथ अटैच्ड। अब बताओ मुझे कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये वाला कैसा है, वीक बॉन्ड। तो सल्फर का सल्फर के साथ अटैच्ड होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि एस एस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू ओ ओ बॉन्ड। तो फिर से कैटेनेशन किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उसी का कैटेनेशन ज़्यादा। तो सल्फर का कैटेनेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ओके। लास्ट मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करेंगे। मल्टीपल बॉन्डिंग, तो ऑक्सीजन तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, आप जानते हैं। लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें, बाकियों की बात, तो ये सभी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं करते। ये लोग डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं, या पी डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं। इनका डी, ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो उल्टा लिखता है, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन के पास डी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो डी पाई पी पाई नहीं कर सकता। ऑक्सीजन अपना पी इलेक्ट्रॉन्स ही साइड के पी इलेक्ट्रॉन्स के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकता है, लेकिन बाकी सब अपना डी ऑर्बिटल्स को, ये फिर से देखो गलत लिख गया है, मैं सही करता हूँ, डी पाई पी पाई एक्चुअल में लिखना चाहता था। इन सब का डी इलेक्ट्रॉन साइड के पी इलेक्ट्रॉन्स के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप करके डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये था जनरल ट्रेंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। इसी में हम लोग ऐसी बकवास भी कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी डिक्रीज करते, बट डी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी इंक्रीज करते। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। लेकिन इन तीनों में ऊपर से नीचे जाने पे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। तो ऊपर से यहां से पढ़ो, यहां से पी पाई डिक्रीजेस, डी पाई पी पाई इंक्रीजेस, लेकिन यहां से डी पाई पी पाई अगेन डिक्रीजेस क्योंकि साइज इंक्रीजेस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। इसके बाद जनरल ट्रेंड्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड्स। ये जो नेचर ऑफ कंपाउंड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला कंपाउंड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, हाइड्राइड्स। इस परिवार के हाइड्राइड का जनरल फार्मूला होगा MH2, 2 लोन पेयर होंगे। अगर इसके बारे में हम और बात करें तो इसके पास 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर मतलब वी शेप, या इसी को हम लोग एंगुलर भी बोलते हैं। एंगुलर बॉन्ड एंगल जो है वो लेस होगा 109 डिग्री 28 मिनट से। लोन पेयर है, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर पोलर। ये सभी के सभी क्या हैं? पोलर है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। सारे हाइड्राइड्स में लिखता हूँ यहाँ पर। ऑक्सीजन का H2O, नेक्स्ट H2S, H2SC, H2TE एंड द लास्ट वन इज H2PO। अगर इसमें मैं पानी के बारे में बात करूं तो पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है यार। पानी लिक्विड है एज वेल एज इट इज न्यूट्रल।
लेकिन बाकी सब की बात हम करें तो बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते यार, ये तो सब पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी सब की अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल। ऑल ऑफ दीज आर गैसेस एज वेल एज ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक। तो ये लिक्विड है, ये गैसेस है, ये न्यूट्रल है, ये सब एसिडिक। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर हुआ? ठीक है। अब कुछ ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। सेम रीजन होगा जो नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। रिड्यूसिंग पावर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड वीक होते जा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीजेस, डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल का लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, और बॉन्ड एंगल तो केमिकल बॉन्डिंग में वैसे ही पढ़ते हैं यार। बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसी वजह से पानी का एंगल 104.5 डिग्री पड़ते हैं, 104.5 डिग्री। और अगर किसी ऑप्शन में 104.5 डिग्री ना लिखा हो तो 105 डिग्री भी कंसीडर कर लेंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। फिर इसके बाद सडन डिक्रीज आ जाता है। दिस इज 92 डिग्री, 91 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें डिफाइन नहीं होता। तो जो सडन फॉल आता है ना, ये टेट्राहीड्रल के करीब, ये 90 के करीब, ये ड्रैगोस रूल की वजह से आता है। ड्रैगोस रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्योर sp3 यूज़ कर रहा है ओवरलैपिंग में, और ये सल्फर ऑलमोस्ट प्योर S यूज कर रहा है इन द ओवरलैपिंग विद हाइड्रोजन। ऑलमोस्ट प्योर S एंड P ऑर्बिटल यूज करता है इन द ओवरलैपिंग। समझे? मतलब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की यूज करने की टेंडेंसी कम है, इसलिए एंगल 90 के करीब है। और यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल, मिक्स ऑर्बिटल ही यूज करता है फॉर द ओवरलैपिंग, इस वजह से ये ज़्यादा है। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। मॉलिकुलर वेट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। रुक जाओ, फिर से लिखता है मॉलिकुलर, अबे इंक्रीज कर रहा है ना यार, वंडर वॉल फोर्स इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो पानी का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, पानी का सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है पानी में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि H2O और H2S में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आंसर क्या है? H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। वोलाटिलिटी की अगर हम बात करें, वोलाटिलिटी, तो वोलाटिलिटी जो है, पानी तो लिक्विड है, तो H2O टू H2S जो है इंक्रीज करती है, क्योंकि ये लिक्विड है, ये गैस है, एंड देन डिक्रीजेस। वोलाटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है इस परिवार के हाइड्राइड्स की। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। हाइड्राइड्स के बाद नेक्स्ट कंपाउंड जो आएगा दैट इज ऑक्साइड्स। हाइड्राइड के बाद नेक्स्ट आएगा ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन फैमिली जो है दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। एक का नाम होता है डाइऑक्साइड और दूसरे का नाम होता है ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, समझ रहे? छोटी छोटी बातें। इसके पास अगर बात करें तो 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है। टोटल कितना हो गया? 3। 3 का मतलब sp2, sp2 का मतलब ट्राइगोनल, एक लोन पेयर आ गया, मतलब वी शेप। वी शेप। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल लेस होगा 120 डिग्री से, और ये सभी के सभी पोलर होंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पर। MO3 की बात करेंगे तो इसके पास 3 सिग्मा है, नजर आ रहा है, ध्यान से देखते जाओ। 3 2 6, 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 जोमेट्री ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा। ट्राइगोनल में एंगल कितना होता है? 120। डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसका मतलब ये सभी नॉन पोलर होंगे। ये सभी क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, चलो डाइऑक्साइड्स लिखता हूँ मैं। ऑक्साइड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सल्फर का SO2, सिलेनियम SeO2, टेलेरियम TeO2, पोलोनियम POO2। समझ गए इतना? ठीक है। अब इसमें जो
हमारा SO2 और SiO2 है, ये दोनों एसिडिक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रैश में इनका मतलब नहीं है। ये वाला एम्फोटेरिक है और पोलोनियम, ये तो मेटल का ऑक्साइड है ना, ये बेसिक होता है। ये क्या होता है? बेसिक। SO2 एक एक्ट करता है एज अ रेड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज अ गैस। SiO2 एंड TiO2, SiO2 एंड TiO2, ये जो TiO2 नहीं, गलत हुआ, गलत 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 गलत। जो SiO2 है ये एक वोलाटाइल सॉलिड है, पूछा गया क्वेश्चन, वोलाटाइल सॉलिड है। और ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, दे आर क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अब आगे, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? खुद को रिड्यूस करता है, खुद को रिड्यूस करता है। ये +4 + 6 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा मैंने। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? खुद को रिड्यूस करता है। अरे यार कुछ भी बोल रहा मैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये +4 से खुद को कहाँ लेके जाएगा? +6 में लेके जाएगा। बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि +6 की टेंडेंसी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, मतलब ऊपर वाला +6 में हाईली स्टेबल, मतलब ये +4 से +6 ईजिली जाना चाहता है, मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। इट एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड आएगा थर्मल स्टेबिलिटी की। तो थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर? बात करेंगे नेक्स्ट रिड्यूसिंग पावर की, तो रिड्यूसिंग पावर भी डिक्रीज करेगी। बिल्कुल, ऊपर वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे वाले घटिया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ इतना? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो नजर आ रहा है यार, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। चलो ट्राइऑक्साइड में चलते हैं। SO3, SeO3, TeO3, POO3। POO3 हो नहीं सकता क्योंकि पोलोनियम +6 में नहीं जा सकता, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जितने भी ट्राइऑक्साइड्स हैं ये सभी के सभी एसिडिक होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? एसिडिक। बहुत ही ध्यान से सुनते जाना, एसिडिक होते हैं। ट्रेंड की बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया इतना? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अब अगर ये तीनों के तीनों गैसियस हैं, गैसियस है तो गैसियस फॉर्म पर ही ये ट्राइगोनल होंगे। SO3 ऐसा होगा कुछ ग्राउंड स्टेट पर, और अगर ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर है तो SO3 हम कुछ ऐसा बनाते हैं, इट इज इन ग्राउंड फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो गैसियस स्टेट पर SO3 जो है वो ट्राइगोनल होता है। समझ में आया? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन ट्राइऑक्साइड्स के बारे में और डाइऑक्साइड्स के बारे में आगे देखने वाले हैं, ध्यान से देखो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से ये ऑक्साइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझते हैं। अगर मैं पहला कंपैरिजन आपसे पूछूं कि SO2 और SO3 में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, दिस इज +4, दिस इज +6, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। SO2 कुछ ऐसा होता है, ये है SO2, और SO3 ऐसा है, दिस इज SO3। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से ये दोनों सिग्मा होंगे और ये दोनों पाई होंगे। क्लियर? अब समझते हैं कि ये सिग्मा कैसे कैसे बना, पाई कैसे कैसे बना। सल्फर आउटर मोस्ट 3s2, 3p4, 3d0, s पर 2, p पर 4, d पर 0। अब देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहा सल्फर की। सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 अनपेयर्ड चाहिए। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर पाइचे। इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखो तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2 है, मतलब एक s और 2 p आपस में मिक्सिंग करके 3 sp, एक s और 2 p आपस में मिक्सिंग करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बनाता है। तो ये सिग्मा बना है सल्फर का एक sp2, ऑक्सीजन का p। ये सिग्मा बना है सल्फर का एक sp2 और ऑक्सीजन का p, और ये लोन पेयर sp2 पर है, तो 3 sp2 हो गए। तो ये पाई कैसे बना? पाई कैसे बना? पाई के लिए सल्फर के प्योर पी ने, सल्फर के प्योर पी ने ऑक्सीजन के प्योर पी से ओवरलैपिंग करा, मतलब ये पाई पी पाई पी पाई होगा। जरा इस पाई की बात कर लेते हैं।
तो अब सल्फर के पास ये वाला पी तो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग में चला गया। अब ये देखो डी है, तो सल्फर का अब डी यूज होगा साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, मतलब इट इज डी पाई पी पाई। तो SO2 में 2 पाई है, जिसमें से एक पाई पी पाई है और दूसरा पाई डी पाई पी पाई है। सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी यूज हुआ है। सेम वे पर SO3 समझते हैं, SO3 समझते हैं। अब देखो सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे इसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसा होता है, अब इतने तो समझदार हो। यहाँ पर ये जो सल्फर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, S गलत, sp2 ध्यान से समझते हो, इतना समय नहीं है। सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2। तो ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, जितने भी सिग्मा है ना, ये सिग्मा sp2p, ये वाला सिग्मा भी sp2p ओवरलैपिंग, और ये वाला सिग्मा भी sp2p ओवरलैपिंग। अब बात करेंगे इस पाई की, ये जो 3 पाई है ना, ये कैसे बने। अब एक पाई में p यूज और 2 पाई में d यूज, मतलब ये पाई p पाई हो जाएगा। तो ये वाला जो पाई है ये d पाई p पाई, और ये वाला जो पाई है ये अगेन d पाई p पाई। क्लियर हुआ। तो SO2 के पास एक p पाई और एक d पाई p पाई है, जबकि SO3 के पास एक p पाई और 2 हैं d पाई p पाई, एक p पाई और 2 हैं d पाई p पाई, मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये SO2 और SO3 की कहानी है। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गैसियस SO2 एंड SeO2, डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, गैसियस SeO2 एंड SeO2 हैव सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है। SO2 जैसा है, ये लोन पेयर वही ऑर्बिटल पे, वैसा ही SeO2 है, वी शेप लोन पेयर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। बट सॉलिड SeO2 अलग होता है। अगर हम बात करें सॉलिड SeO2 की, तो सॉलिड SeO2 इज अ जिगजैग लीनियर, सॉलिड SeO2 ये किस फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है? जिगजैग लीनियर चेन के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। एंड इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन क्या होता है? सॉलिड है। कैसे एग्जिस्ट करता है? ध्यान दो, SeO2, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, SeO2, SeO2, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये आगे जुड़ जाएगा, और ये पीछे वाले का ऑक्सीजन इससे जुड़ा, ये देखो। तो सॉलिड SeO2, सॉरी गैसियस SeO2 ऐसा है, लेकिन सॉलिड SeO2 ऐसा होता है। गैसियस SeO2 SO2 के जैसा ही होता, लेकिन सॉलिड SeO2 कुछ अलग होता। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, समझ गए इतना? ठीक है। तो ये है गैसियस SeO2, दिस इज गैसियस एंड दिस इज सॉलिड SeO2। ये डाइऑक्साइड की कहानी समझाई। अब चलो ट्राइऑक्साइड समझाता। ट्राइऑक्साइड को देखो, अगर हम बात करें सॉलिड SO3 की, किसकी बात कर रहे हैं? गैसियस नहीं, सॉलिड SO3। आप बात करेंगे गैसियस SO3 तो ठीक है, गैसियस SO3 तो वही ट्राइगोनल है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल, ये है गैसियस SO3। हम बात करें सॉलिड SO3 की, तो सॉलिड SO3 एग्जिस्ट एज, पहला साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता, मतलब SO3 अगर सॉलिड फॉर्म पर है तो उसका ट्राइमर साइक्लिक होगा। दिस इज S3O9, ये साइक्लिक होता है। देखो कैसा होता है, SO3 कैसे बनाते हैं? SO3 यही तो है, ये डबल बॉन्ड है, मैंने बॉन्ड तोड़ा है क्योंकि मुझे पॉलीमराइज्ड कराना है। अगला SO3, समझ रहे हैं? ठीक, अगला SO3, अगला SO3, और तो कुछ है नहीं। ये ओपन वैलेंसीज को जोड़ दो, ये देखो इसमें SOS बॉन्ड्स हैं। कौन से बॉन्ड्स हैं? SOS। कितने हैं? 3, SOS SOS SOS, साइक्लिक ट्राइमर है। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। लेकिन अगर ट्राइमर नहीं है तो फिर वो लीनियर चेन
पॉलीमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा। SO3 लीनियर चेन पॉलीमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा। SO3 का होल n, और n शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अगर n 3 हो गया तो ऊपर वाला हो, n 3 तो ऊपर वाला, अदरवाइज लीनियर चेन। क्लियर। अब लीनियर चेन कैसे बनता है, अब ये बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखते जाओ। SO3 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 आगे जुड़ा आगे जुड़ा आगे जुड़ा, ये पीछे वाले से जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये हो गया लीनियर चेन पॉलीमर। तो SO3 के बारे में देखो, गैसियस SO3 ट्राइगोनल है, लेकिन एक सॉलिड SO3 का ट्राइमर साइक्लिक होता है और अदर पॉलीमर लीनियर चेन होता है, अदर पॉलीमर लीनियर चेन होता है। क्लियर। ये सॉलिड SO3 के बारे में समझा आपने। वैसा ही SeO3 की कहानी है। जो सॉलिड SeO3 है ना, सॉलिड SeO3, it exists as solid SeO3, it exists as cyclic tetramer। सॉलिड SeO3 एक ही फॉर्म पर हो सकता है और वो है सॉलिड टेट्रामर। अब SeO3 बनाओ, अब जानते हो इसमें 4 बनाने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, ये इधर कुछ भी नहीं है, तीसरा, एंड हेयर विल बी चौथा। SeO3 तो बनाना है ना, बॉन्ड जोड़ दो, बॉन्ड जोड़ दो, ये साइक्लिक टेट्रामर हो गया। तो सॉलिड SeO3 किस फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक टेट्रामर के फॉर्म पर। क्लियर हुआ? ठीक, ओके। लास्ट इंफॉर्मेशन, एक्सेप्ट सिलीनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेप्ट सिलीनियम ऑल फॉर्म मोनोऑक्साइड, जितने भी हैं सभी के सभी मोनोऑक्साइड बनाते हैं। मतलब SO सल्फर का मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड तो देखा, ट्राइऑक्साइड भी देखा, अब बात कर रहे हैं मोनोऑक्साइड। सिलीनियम का मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता, उससे टेलरियम मोनोऑक्साइड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, पोलोनियम मोनोऑक्साइड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। तो सिलीनियम अपने मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता। ये कहानी खत्म हुई मोनोऑक्साइड की। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ओके। तो आपको अभी तक मैं नेचर ऑफ कंपाउंड में 2 कंपाउंड पढ़ा चुका, वन इज अ हाइड्राइड, सेकेंड वन इज अ ऑक्साइड्स। अब मैं थर्ड कंपाउंड पढ़ाने जा रहा हूं, एंड इस थर्ड कंपाउंड का नाम है हैलाइड्स। क्या नाम है? हैलाइड्स। इस परिवार के सदस्य टोटल 4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। पहले वाले को बोलते हैं मोनोहैलाइड्स, दूसरे वाले को बोलेंगे डाइहैलाइड्स। अब ट्राई तो आएगा नहीं क्योंकि ट्राइवैलेंट तो होते नहीं है। नेक्स्ट विल बी इक्वल टू टेट्राहैलाइड्स एंड द लास्ट विल बी हेक्साहैलाइड्स। कितने टाइप के हैलाइड्स बनाता है? 4। कौन कौन सा? मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड्स। ये जो मोनोहैलाइड्स है ना, मोनोहैलाइड्स डाइमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इनका जनरल फार्मूला होगा M2X2, M2X2। इनका स्ट्रक्चर होता है थोड़ा कंसाइज करके बोलता, M2X2 आर लाइक H2O2। इनका स्ट्रक्चर H2O2 की तरह ही होता है। जैसा H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही M2X2 होता है। वैसे ही क्या होता है? M2X2। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा S2Cl2। ध्यान दो, S2Cl2 ऐसा ही हो जाएगा। H2Cl2 में ये एंगल 104 डिग्री होता है। ठीक, और लिखना है S2F2, Se2Cl2 etc। अब इसमें H2Cl2 का यूज देख लो। ये जो मोनोहैलाइड है किसका? सल्फर का, H2Cl2। इट इज यूज्ड इन, पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है ना? ठीक है, वही पढ़ा रहा। यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर की क्रॉस लिंकिंग देते ना रबर को हार्ड करने के लिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये मोनोहैलाइड की कहानी हो गई। अगर हम डाइहैलाइड की बात करें तो डाइहैलाइड का फार्मूला होगा लाइक दिस, थोड़ा अरेंज करता। इट विल बी MX2 2 लोन पेयर, इट विल बी MX4 1 लोन पेयर, एंड इट विल बी MX6। डाइहैलाइड्स के पास क्या है? 2 सिग्मा है, 2 लोन पेयर, टोटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ में आ रहा है? ठीक है। वी शेप होगा, बिल्कुल सही बात है, वी शेप होगा। क्लियर। अब लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल लिखूं मैं तो बिल्कुल लिख सकता है SaCl2 डाइहैलाइड, SaCl2
SbR2 बिल्कुल डाई हैलाइड है ये, या फिर TeBr2 ETC। अब इसमें जो SaCl2 है इसका एक यूज पढ़ो। SaCl2 इज यूज्ड टू प्रिपेयर मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस। बिल्कुल, हम एथिलीन की रिएक्शन SaCl2 के साथ करते तो हमें मस्टर्ड गैस मिलती। ये यूज़ की गई थी इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। मस्टर्ड गैस कहाँ पर यूज़ की गई थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ की गई थी। टेट्राहैलाइड 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, टोटल 5, 5 का मतलब sp3d। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री सीसॉ होती है। sp3d में क्या आता है? सीसॉ आता है यार। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके एग्जाम्पल SF4 बिल्कुल सही है, SeF4, TeF4, यही 3 पढ़ना जरूरी है। SF4, SeF4 एंड TeF4। SF4 एक गैस है, SeF4 लिक्विड है, पूछा गया क्वेश्चन है, एंड TeF4 एक सॉलिड है। ये टेट्राहैलाइड्स के बारे में जनरल फॉर्म है। हेक्साहैलाइड कौन बनाता है? तो ओनली सल्फर, सिलेनियम एंड टेलरियम फॉर्म हेक्साहैलाइड्स। हेक्साफ्लोराइड्स फॉर्म हेक्साफ्लोराइड्स। सिर्फ हेक्साहैलाइड्स में हेक्साफ्लोराइड्स बनते हैं, अदर हेक्साहैलाइड्स नहीं बनते ड्यू टू लार्ज साइज। मतलब हम बात करेंगे बेसिकली SF6। बिल्कुल सही बात है। अब SBr6 नहीं हो सकता क्योंकि Br का साइज ज़्यादा, 6 Br सल्फर के आसपास अरेंज नहीं हो सकते। बाकी आप देख लो, इसके पास 6 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, 6 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। SF6, SeF6, TeF6, SF6, SeF6, TeF6। बस इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी तो बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है ना। मतलब SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो SF6 के बारे में कुछ बात करेंगे। SF6 इज केमिकली इनर्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। SF6 केमिकली इनर्ट होता है। क्वेश्चन पूछता है क्यों? तो पहला क्वेश्चन, हाई थर्मल स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है, थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नो पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी, SF6 ऑक्टाहेड्रल, डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलैरिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पोलैरिटी नहीं है, इस वजह से SF6 केमिकली इनर्ट है। सो नेवर अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, इसी वजह से नेवर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। SF6 का भी डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। रीजन क्या है? हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड नॉन पोलैरिटी, इट इज केमिकली इनर्ट। SF6 केमिकली इनर्ट है ना, लेकिन SeF6 एंड TeF6 केमिकली इनर्ट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SF6 केमिकली इनर्ट है, लेकिन SeF6 इज रिएक्टिव and TeF6 is also reactive and undergoes हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रही है। TeF6 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, फॉर्म HF, देखो प्लस बनेगा H6TeO6। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे कंपाउंड का नाम है ऑक्सी एसिड्स। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स। अब चौथा क्या आएगा इस परिवार के? ऑक्सी एसिड्स। क्लियर है? तो सल्फर की बात करें तो सल्फर 4 टाइप के ऑक्सी एसिड्स बनाता है। कितने टाइप के ऑक्सी एसिड्स बनाता है? 4 टाइप के। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप कहलाता है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज मतलब इसमें जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स आएंगे सभी अस एसिड होंगे। अस एसिड मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के एसिड। फार्मूला लिखता हूं, पहला H2SO3, दूसरा एक सल्फर बढ़ाओ एक ऑक्सीजन कम करो, H2H2O2। अब इसमें एक सल्फर बढ़ाओ, H2H2 और एक ऑक्सीजन बढ़ाओ, O4। अब एक ऑक्सीजन से बढ़ा दो, H2H2O5। शायद हम लोग लिंक नहीं कर पाए इस बढ़ने घटने को, फिर से देखते हैं। H2SO3 याद करो, एक बढ़ाओ एक घटाओ, H2H2O2। दोनों में एक एक बढ़ाओ, H2H2O4। ऑक्सीजन से बढ़ाओ,
H2S2O5। 2 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। H2SO3, H2S2O2, H2S2O4, H2S2O5। क्लियर? इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम होता है थायोसल्फ्यूरस एसिड। थायोसल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम होता है डाई थायोनस एसिड। सभी अस आएंगे, डाई थायोनस एसिड। और ये ऑड वाला पायरो कहलाता है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है? जरा इनको बनाते हैं, ये कैसे बनेगा। H2SO3, S 2 H हैं तो 2 OH, डबल बॉन्ड हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +4 आएगा। थायो वाले में ये जो 2 S हैं ये ऐसे लिंक होते हैं, S डबल बॉन्ड S, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 OH, ये सल्फाइड के फॉर्म पर है, दिस इज -2, और ये सल्फर निकाल लो, +4 आएगा। आगे बढ़ेंगे। डाईथायोनस, अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो थायो वर्ड जहां भी आएगा, डाई क्या थायोनस, यहां पर क्या है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। यहाँ क्या बता रहा मैं, डाई थायोनस, जहां भी थायोनस या थायोनिक आएगा वहां SS लिंकेज आता है, S सिंगल बॉन्ड S बस। 2 ऑक्सीजन सॉरी 2 हाइड्रोजन 2 OH, डबल बॉन्ड हो, निकाल लो, ये भी +4 है, ये भी +4 है। पायरो में SOS लिंकेज होता है, SOS, 2 ऑक्सीजन 2 OH, 2 ऑक्सीजन बच गए, डबल बॉन्ड हो, ये भी +4 है, ये भी +4 है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब देखो, इसमें S डबल बॉन्ड S है, इसमें S सिंगल बॉन्ड S है, इसमें SOS है। यही क्वेश्चन पूछता है विच कंटेन फला 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 एंड सो ऑन। तो पहली सीरीज पढ़ी, नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट लेक्चर पर पढ़ेंगे। क्लास ओवर। समझ गए इतना?